दोस्तों, अब हम आ गए हैं भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक लिंगराज टेम्पल। और हम यहाँ पर लिंगराज टेम्पल के अंदर जाएंगे, परंतु आपको जैसा कि पता है इस टेम्पल के अंदर किसी प्रकार का मोबाइल फोन कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो हमें मोबाइल फोन कैमरा सभी चीज़ें बाहर जमा करके हम मंदिर के अंदर जाएंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पहले जानो फिर मानो। क्योंकि दुनिया में लाखों मान्यताएं हैं और यूं कहे कि हर मस्तिष्क के अंदर एक अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए मेरा मानना है पहले जानो फिर मानो। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ बहुत भीड़ रहता है भक्तों का, जो श्रद्धालु हैं यहाँ बहुत आते जाते रहते हैं। ये बाहर की तरफ से मैंने एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप टेम्पल के साथ फोटो खींच सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अंदर लेकर नहीं जा सकते। तो मैंने ये बाहर से वीडियो बनाया। टेम्पल की खूबसूरती बहुत अच्छी दिखती है। प्राचीन टेम्पल है परंतु फिर भी बहुत अच्छा दिखता है। पता नहीं यहाँ अंदर मोबाइल ले जाना क्यों मना है। शायद मोबाइल ले जाने से भीड़ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। इसके बाद मैंने प्लान किया है कि भुवनेश्वर में एक श्री राम टेम्पल भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, मैंने सुना है। हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी श्री राम टेम्पल में जाकर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं श्री राम टेम्पल के लिए। पहुँच गए हैं श्री राम टेम्पल। भगवान श्री राम का टेम्पल भुवनेश्वर में ही स्थित है। ये नया बना हुआ टेम्पल है, ये बहुत ही प्राचीन नहीं है, परंतु यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। एक अच्छा टेम्पल है। आप अगर भुवनेश्वर आते हैं तो आप यहाँ विजिट करने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, तो अगर आप शांति की खोज में आ रहे हैं तो शायद यहाँ आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। ट्रैफिक भी रोड के जस्ट किनारे है, तो ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो गाड़ियों का आवागमन और उनके व्हीकल से बहुत ही परेशानी महसूस होगी, शांति महसूस नहीं होगी। परंतु अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो आप यहाँ जरूर आएं। भुवनेश्वर के श्री राम टेम्पल घूमने के बाद मेरा गूगल से सर्च करने पर पता चला कि यहाँ एक मुक्तेश्वर महाकाल मंदिर बोल के एक और भी बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। और हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महाकाल टेम्पल। मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल है, इसे मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल बोलते हैं। ये जब बना होगा, प्राचीन काल का बना हुआ टेम्पल है, मंदिर है। ये जब बना होगा तब यहाँ पर आबादी नहीं रही होगी इतनी, परंतु अभी ये शहर के बीचों बीच इसके चारों तरफ आपको इंसानी बस्ती दिखेंगे। अगर आप यहाँ ये सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ भी हम कुछ शांति का अनुभव करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और ये शहर के बीचों बीच अभी शहर। दोस्तों, हम आए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, तो यहाँ का हमें पता चला बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर स्थल है उदयगिरी नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पर बहुत सारे केव बनाए गए हैं प्राचीन जमाने के। और यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय के जैन मंदिर भी है भगवान महावीर का। तो हम यहाँ आ गए घूमने के लिए। यकीन मानिए यहाँ तो बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। यहाँ पे बहुत सारे केव पहाड़ों और पत्थरों के चट्टानों के काट काट कर बनाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं।
और यहाँ हमेशा टूरिस्ट का भीड़ लगा रहता है। अच्छा लगता है यहाँ घूमने में। यहाँ से आप जब चढ़ेंगे तो भुवनेश्वर शहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ से भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन के लिए घूमने आए हैं और यहाँ मेमोरी सेव कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पहुँचा और मैंने भी अपने जीवन के लिए कुछ मेमोरी और यादगार पलों को यहाँ पर सेव किया। ये देख सकते हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। भुवनेश्वर शहर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। साफ सुथरा क्लीन शहर है। ओल्ड भुवनेश्वर साइड में मैं गया नहीं। न्यू भुवनेश्वर पूरी तरह प्लान तरीके से बनाया गया है, जिसको घूमने और रहने में यहाँ बहुत ही आनंद आता है। मैं 2 दिन ही था यहाँ पे, परंतु मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ के कल्चर, बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं दिगंबर संप्रदाय के महावीर मंदिर जो है, अब उधर के साइड में चलेंगे, जहाँ भगवान महावीर की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। चलते चलते ये कुछ मेमोरी जो रास्ते में दिख रही है, मैं अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्थरों पर कुरेद कर बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियां भी यहाँ बनाई हुई है। अब चलते हैं दिगंबर संप्रदाय के जैन मंदिर, जहाँ भगवान महावीर की मूर्ति को स्थापित किया गया। वहाँ पे मंदिर के अंदर किसी प्रकार की फोटो लेने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, मैं कई सारे हिंदू मंदिरों में भी गया, कई सारे मंदिरों में गया, परंतु मैंने कुछ अलग अलग चीजें महसूस की। ये देखिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट में फिर से थोड़ा दिखाना चाहेंगे। यहाँ से क्लियर दिखता है नज़ारा। मैंने अलग अलग चीजें महसूस की। थोड़ा कहने में संकोच हो रहा है, परंतु जो दिल में है उसको कह देना ही सबसे बेहतर होगा। जब हम हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो हम एक ऐसा अंदर से भाव रहता है डर का। सेम हम मस्जिद में तो मैं कभी गया नहीं, वहां जाने नहीं दिया जाता है हिंदुओं को, शायद जहां तक मुझे पता है, परंतु वहां भी लगभग वैसी ही फीलिंग रहती है। परंतु जब आप किसी जैन या बौद्ध मंदिर के पास जाते हैं तो वहां पे आप एक अलग तरीके की आजादी महसूस करते हैं। इसमें कोई मुझे शंका नहीं महसूस होती है। आप जैसे हैं, जिस तरह हैं, वैसे जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं रहता है, कोई भी जा सकता है। अच्छा लगता है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अभी जो पहाड़ी के ऊपर आपको दिख रहा है वो है दिगंबर जैन मंदिर, धौलागिरी बौद्ध शांति स्तूप। हम वहां भी जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं धौलागिरी बौद्ध शांति स्तूप। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है उड़ीसा का। भुवनेश्वर स्टेशन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होगी इसकी। मैं बस स्टैंड से आया, मेरे को 16 किलोमीटर लगभग पड़ा आने में। यहाँ
भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ। ये बहुत ही प्राचीन शांति स्तूप था, परंतु अभी इसको रिनोवेशन किया गया है, तो ऐसा लगेगा आपको कि नया है। और यहाँ से आप पूरे भुवनेश्वर शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं 2010 में भी आया था, परंतु 2010 में ये जगह पूरा खाली खाली था। अब देखेंगे तो इसके आसपास के एरिया में बहुत सारे घर बन चुके हैं। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, हर प्रसिद्ध जगह के आसपास लोग अपने बसेरा बसा रहे हैं। ये अच्छी बात है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ दिखेगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। मैंने ये महसूस किया है कि किसी भी बौद्ध स्थल या जैन स्थल पर जाने से आपको एक अजीब सी स्वतंत्रता फीलिंग होती है। वहीं अगर आप किसी हिंदू या इस्लामिक टेम्पल के आसपास जाते हैं या अंदर जाते हैं, तो वहाँ एक मन में अजीब सा डर बना रहता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या मैं कुछ गलत तो नहीं कर जाऊंगा। यहाँ आने से आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता है। और यहाँ घूमने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हमारा अगला स्टॉप होगा कोणार्क सूर्य टेम्पल और चंद्रभागा बीच। मैं उड़ीसा के 2-3 दिन की विजिट में हूँ भुवनेश्वर और पूरा विजिट करेंगे। कोणार्क सूर्य टेम्पल के बाद हम पूरी जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ के ही दर्शन करने जाएंगे और वहाँ भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कोणार्क सूर्य टेम्पल। दोस्तों, भुवनेश्वर बस स्टैंड से सुबह सुबह हमने एक बस पकड़ा और बस से हम निकल पड़े हैं कोणार्क सूर्य टेम्पल के लिए और हम यहाँ पहुँच गए। रास्ते में कई सारी जगहें मिली। एक बात मैंने यहाँ नोटिस किया, उड़ीसा के लोग बहुत ही अच्छे हैं। बात व्यवहार में बहुत ही अच्छा फील होता है, शांत माहौल है। और आखिरकार हम पहुँच गए उड़ीसा कोणार्क सूर्य टेम्पल। ये बहुत ही प्राचीन टेम्पल है और मैं 2010 में भी यहाँ आया था विजिट करने, परंतु उस समय हम बहुत ही बड़े ग्रुप में आए थे, विजिट किए थे। फिर मन किया चलते हैं एक बार और दोबारा आ गए। ये उड़ीसा का कोणार्क सूर्य टेम्पल भी बहुत ही प्राचीन टेम्पल्स में से एक है और यहाँ की कलाकृतियाँ खासकर श्रद्धालुओं को, लोगों को बहुत ही आकर्षित करती हैं। कई चीजें यहाँ देखने योग्य हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि इस मंदिर के आसपास चारों तरफ अंदर बाहर घुस के मंदिर के दीवारों पे कुरेदे गए कलाकृतियों को देखें। इससे पता चलेगा, या इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हजारों साल गुलाम कैसे रहे। आखिर ऐसा क्या कारण रहा हो और क्या ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई सामाजिक तौर पे जिसके कारण हम गुलाम हो गए। मैं कुछ लीक से हट के बातें कर रहा हूं, परंतु आपको ऐसा सोचने पे यहाँ की कलाकृतियां मजबूर कर देगी। आप यहाँ की कलाकृतियां देखें, जब खुद आकर देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंदमय फील होगा। यहाँ पे एक अजीब सी शांति यहाँ मिलती है, भीड़ होने के बावजूद। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, मैंने देखा। मैं 2010 में भी आया था, तब भी यहाँ बहुत भीड़ था। मैं अभी भी आया तो भी बहुत भीड़ है। भीड़ के बावजूद यहाँ बहुत ही शांति सा फीलिंग होता है और अच्छा लगता है। और एक प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ फोटो खिंचाने के लिए तो सभी लोग आए हैं, तो फोटो खींचेंगे ही। अपनी एक यादगार मेमोरी को सेव करके अपनी लाइफ में रखना जरूर चाहेंगे और रखना भी चाहिए। यहाँ आने के लिए आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर या प्रसिद्ध स्थल पुरी
दोनों में से कहीं भी पहले पहुंच जाना है। पुरी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वहां से बस से सिर्फ 1 घंटे का यात्रा होगी और भुवनेश्वर से बस से लगभग 2 घंटे की यात्रा होगी। दोनों जगह से आपको बस स्टैंड से बस इजीली मिल जाती है। कलाकृतियाँ जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, सोचने पर विवश कर देगी। गलत और सही की पहचान करने पर आपको सोचना पड़ेगा क्या गलत है क्या सही है। अगर यहाँ की कलाकृतियाँ गलत है तो फिर आप सही हैं। आज का जमाना सही है। आज के जमाने में जब हम हजारों साल गुलाम रहे तो गुलामी भी सही है। और अगर यहाँ की कलाकृतियाँ सही है तो हमारी गुलामी जो थी वो गलत थी। और शायद ये मानसिक अवस्था ही थी जिसके कारण हम गुलाम रहे हजारों साल तक। कई सारे चीजें हैं दोस्तों इसमें समझने योग्य है। इसीलिए मेरा मानना है पहले जानो फिर मानो, क्योंकि मान्यताएं तो संसार में करोड़ों में है, अरबों में है, हजारों में है। क्या बोल सकते हैं? हाँ, बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं हर मस्तिष्क के अंदर अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आप खुद ही सक्षम है हर व्यक्ति अपनी मान्यता क्या मानना चाहता है। परंतु मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पहले जानो फिर मानो, वो बेहतर होगा। मानने को तो हम ये भी मानते हैं कि इतिहास के हमारे सारे राजा वीर योद्धा थे, महान थे। अगर सारे राजा वीर योद्धा ही थे, महान ही थे, तो फिर हम गुलाम कैसे हुए? सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है उसे जानना जरूरी है। और जान तो वही सकता है जो चाहेगा जानना, क्योंकि मानना तो सिर्फ माना जा सकता है। और अगर थोड़ा कड़क आवाज में बोलो तो मानना मूर्खों का काम है। यहाँ से विजिट करने के बाद हमारा अगला प्लान है, यहाँ जस्ट 2 किलोमीटर दूरी पे चंद्रभागा बीच है। तो हम अभी निकलते हैं चंद्रभागा बीच के लिए। चंद्रभागा बीच भी बहुत ही फेमस बीच है। बहुत फेमस नहीं है बट मेरे ख्याल से वहाँ चलते हैं तो फिर बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है, इसके लिए तारीफ करनी होगी। और ये हम पहुंच चुके हैं चंद्रभागा बीच। और मैंने बीच बहुत सारे समुद्री बीचों को घूमा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बीच पे घूमना चाहते हैं तो आप चंद्रभागा बीच आ सकते हैं। ये आपके लिए बेटर होगा। यहाँ रहने के लिए रिसोर्ट वगैरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट को मैंने देखा यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रही है। और रास्ते में आपको बहुत सारे रिसोर्ट होटल्स वगैरह बनाते हुए दिखेंगे लोग, वो बन जाएंगे। परंतु अगर आप पूरी बीच पे घूमने जाते हैं तो वहाँ आपको इतनी भीड़ दिखेगी कि आप कहीं उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ये चंद्रभागा बीच के आसपास कई किलोमीटर का एरिया जो है बीच के आसपास ये पूरा खाली है। और जरूरी नहीं कि जहाँ लोग हैं आप वहीं रहें। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो खुद से शूट किया समुद्र के किनारे। चलते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों हम निकल चुके हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए। हम यहाँ बस का इंतजार कर रहे थे, तब तक एक ऑटो वाले भाई साहब मिल गए जो उधर ही जा रहे थे। उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप बस का किराया दे दीजिए, हम आपको ले चलेंगे। तो मैं ऑटो के साथ हो लिया। और रास्ते में हमने बहुत सारे चीज़ें देखी जो उड़ीसा गवर्नमेंट जो भी रही होगी, ये 1-2 साल का काम तो नहीं है।
हमको लगता है जो भी उड़ीसा में गवर्नमेंट रही होगी पिछले 10, 15 या 20 सालों में, उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है इधर, और एक ऐसा माहौल बनाया है शांति का, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि उड़ीसा आने वाले टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डेवलपमेंट है, एक समुद्र के बीच में इस तरह से बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ टूरिस्ट का अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे ये जगह प्रसिद्ध होते जाएंगे, यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार भी मिलने लगेंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और सरकारी नौकरी के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। और हम पहुंच गए हैं पुरी जगन्नाथ टेम्पल। जैसा आप सब जानते हैं, इस टेम्पल के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकता। तो हमने मोबाइल फोन और अपने लगेज जो है, यहीं बाहर में कई सारे दुकानें हैं जो खोल रखे हैं, उनके साथ आप जमा कर सकते हैं। एक छोटा सा फी लेते हैं अपना, और फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा। अंदर का वीडियो तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको लाइव, परंतु मैं अंदर गया और अंदर से बाहर आया। कई सारे चीजें हैं यहाँ पे देखने योग्य। शांति तो यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपको, क्योंकि कई बार तो पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अब जो है सो है, इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं कह सकते। भीड़ यहाँ बहुत रहता है भगवान जगन्नाथ के पास। मैंने कुछ वीडियो शूट किया अपने मेमोरी के लिए, एक यादगार पल बन के हमारे साथ रहेगा। इसके बाद हम पुरी बीच पे भी चलेंगे। पुरी बीच यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, पैदल भी आप जा सकते हैं। और हम आ भी गए पुरी बीच पे। यहाँ भी नज़ारा बहुत अच्छा है, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप यहाँ शांति की तलाश में आ रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा कि आप कहीं एकांत का जगह नहीं ढूंढ पाओगे जहाँ आप बैठ पाओ। अगर आप एकांत का जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपने बताया था कि चंद्रभागा बीच के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। एकांत से जगह है, समुद्र के किनारे आप बैठकर वहाँ पे बहुत समय गुजार सकते हैं। बहुत ही आनंदित फील होगा। जब अकेले में बैठकर अगर आप समुद्र की लहरों को देखते हैं तो एक अच्छा सा फीलिंग आती है, अनुभव आता है। परंतु ये पुरी बीच है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है हमेशा ही। मैं ये दूसरी बार यहाँ आया हूँ, मैंने हमेशा यहाँ क्राउड देखा ही है। ये दिसंबर का महीना है, पता नहीं कभी किसी महीने में खाली रहते हो तो कोई दोस्त साथी लोग बताएंगे जो जब जाते हैं। कमेंट में बताइएगा कि कौन से महीने में पुरी बीच खाली रहता है।